देखिए, जो शीट आपको दी गई है वो शीट का आज से हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फर्म के। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हमने आपको आज एक शीट शेयर की है, उस शीट में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। इसके पहले जो शीट आपको दी गई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9, गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो गणेश और कार्तिक ये दोनों पार्टनर है, उनको इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो दोनों भी इक्वली क्या करेंगे, शेयर करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और नीचे बैलेंस शीट दी हुई है, ट्रायल बैलेंसेस दिया है और नीचे बैलेंसेस एडजस्टमेंट्स दी है। ट्रायल बैलेंस दिया है और नीचे 2 एडजस्टमेंट्स दी है। इसकी मदद से हमें कंप्लीट फाइनल अकाउंट्स यहां बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो लिखिए सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, देन वैसे ही P&L और देन बैलेंस शीट एज ऑन। मैंने रूलिंग करके रखी है, रूलिंग करके रखी है, आप भी रूलिंग करो, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करो सब लोग रूलिंग। ट्रेडिंग एक पेज पर, P&L एक पेज पर और बैलेंस शीट एक पेज पर। हो गया सबका रूलिंग? ठीक, देखिए अब सबसे पहले नीचे जो एडजस्टमेंट्स दी है, नीचे जो एडजस्टमेंट दी है उसका, नीचे जो एडजस्टमेंट दी है उसका पहले मार्किंग कर लेते हैं। ठीक, तो क्लोजिंग स्टॉक का मार्किंग कहीं नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है 1000, तो वेजेस को मार्क लगा दीजिए, वेजेस को मार्क लगा दीजिए। अब पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन है, इस वजह से हमने ज्यादा एडजस्टमेंट उसमें नहीं दी है। ठीक, आज हम ये 2 क्वेश्चंस करें, मतलब ये शीट की 2 क्वेश्चंस करने के बाद जो बोर्ड की बुक के क्वेश्चंस है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बोर्ड के बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस या तो एक्सपेंस होगा या तो असेट होगी। एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में, P&L के डेबिट में। यदि असेट होगा तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। जो क्रेडिट बैलेंस है वो या तो इनकम रहेगा या फिर लाइबिलिटी। जो क्रेडिट बैलेंस है वो या तो इनकम रहेगा या लाइबिलिटी। इनकम है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में या P&L के क्रेडिट में, और लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है, देखिए
सबसे पहले डेबिट बैलेंसेस। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये हमेशा कहां लिखा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक कितना है? 18,000। ओपनिंग स्टॉक 18,000। उसके बाद परचेसेस 24,000 के गुड्स परचेस की। अब परचेसेस डेबिट में है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट में होगा, परचेस रिटर्न क्रेडिट में होगा। परचेसेस का जो बैलेंस होगा उसका अपोजिट बैलेंस, उसका अपोजिट बैलेंस परचेस रिटर्न का रहेगा। अब परचेसेस यदि डेबिट में है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट में होंगे। तो जरा क्रेडिट बैलेंसेस पर नजर डालिए, वहां कहीं परचेस रिटर्न है क्या? नहीं है। ठीक है, तो परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेस रिटर्न है नहीं तो आउटर में जाने दीजिए। परचेसेस 24,000। वेजेस, वेजेस ये भी एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है। फैक्ट्री में जो वर्कर काम करेंगे उनको वेजेस दिए जाएंगे, फैक्ट्री में जो वर्कर काम करेंगे उनको वेजेस दिए जाएंगे। मतलब ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, मतलब ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कहां आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू वेजेस, मार्क लगाया है उसको, इनर में लिखो वेजेस 2,400, 2,400। ठीक है, उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, कैरेज इनवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, मतलब परचेसेस से रिलेटेड एक्सपेंस है, बराबर। तो ये आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड कितना है? 1,200, 1,200। ठीक है, उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब साल के आखिरी में, साल के आखिरी में हमारे पास बची हुई कैश, साल के आखिरी में हमारे पास बची हुई कैश। कितना पैसा बचा है? 3,800 रुपया, मतलब साल के आखिरी के दिन की मेरी वो असेट है, साल के आखिरी के दिन की मेरी वो असेट है। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे। तो लिखिए बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड 3,800, 3,800। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमने हमारे बिजनेस के गुड्स का या बिजनेस के प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला, हमने इंश्योरेंस निकाला मतलब हमने उसकी पॉलिसी निकाली और उसका प्रीमियम हमने पे किया, प्रीमियम हमने पे किया मतलब वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। अब ये एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, इसीलिए वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कहा आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो लिखो पी एंड एल के डेबिट में, एक लाइन छोड़कर टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस कितना है? इंश्योरेंस 1,200, 1,200। देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम मतलब हमने कुछ लेटर पोस्ट किए तो उसका पोस्टेज का खर्चा लगा, हमने कुछ टेलीग्राम किए उसका खर्चा लगा। तो ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये आपका एक्सपेंस है, लेकिन ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है,
प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, लेकिन पी एंड एल में जरूर आएगा। तो पी एंड एल में लिखता हूं टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 700, ठीक। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर, समझ लीजिए ना, डेटर्स मतलब कस्टमर, कस्टमर मतलब ऐसे लोग, कस्टमर मतलब ऐसे लोग जिनको हमने क्रेडिट पर गुड्स बेचे हैं। डेटर्स मतलब कस्टमर, कस्टमर मतलब ऐसे लोग जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचे हैं। तो मुझे उनसे पैसा क्या करना है, लेना है, मुझे उनसे पैसा लेना है। लेना है मतलब रिसीवेबल है, लेना है मतलब रिसीवेबल है। एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट। तो ये असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट में लिखता हूं सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, एडजस्टमेंट है नहीं उस पर, आउटर कॉलम में जाने दीजिए। 21,000 सन्ड्री डेटर्स 21,000, ठीक है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब हमारे बिजनेस की लैंड और बिल्डिंग है। बिल्डिंग है मतलब वो हमारी संपत्ति है, मतलब वो हमारी असेट है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, बराबर। तो वो हमारे बैलेंस शीट के असेट में जाएगी, बैलेंस शीट के असेट में जाएगी। तो असेट में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, 40,000, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर, हमारे पास फर्नीचर है, फर्नीचर है मतलब वो भी हमारी असेट है, फर्नीचर भी हमारी असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट में ही जाएगा फर्नीचर, फर्नीचर कितना 28,000, 28,000 फर्नीचर 28,000। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, मतलब प्रोडक्शन से एक्सपेंस है। अब वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या? नहीं, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए वो पी एंड एल के डेबिट में आएगा, पी एंड एल के डेबिट में आएगा। तो लिखो पी एंड एल के डेबिट में टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,300, 1,300, ठीक। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने डिस्काउंट दिया, हमने डिस्काउंट दिया मतलब वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, हमने डिस्काउंट दिया मतलब वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। अब डिस्काउंट देने से या ना देने से प्रोडक्शन पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, डिस्काउंट देने से या ना देने से प्रोडक्शन पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। लेकिन एक्सपेंस तो है, प्रोडक्शन का नहीं है, तो वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो लिखो पी एंड एल के डेबिट में टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड 900, डिस्काउंट अलाउड 900। देन बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब जो पैसा डूब गया, बैड डेट्स मतलब जो पैसा डूब गया, जिनको हम गुड्स क्रेडिट पर बेचते हैं, जिनको हम गुड्स क्रेडिट पर बेचते हैं उनसे पैसा लेना होता है। तो वो कस्टमर ने यदि हमें पैसा नहीं दिया, वो कस्टमर ने
मतलब डेटर्स ने हमें पैसा नहीं दिया तो उसे बैड डेट्स कहा जाता है। बराबर। अब बैड डेट्स से रिलेटेड यहां कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए बैड डेट्स का चार्ट मैं आपको आने वाले कुछ क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहां सिर्फ बैड डेट्स दिया हुआ है तो वो डायरेक्टली मैं P&L के डेबिट में लिख देता हूं। 2 बैड डेट्स, bad debts 2000, bad debts 2000. Then bills receivable, bills receivable, anything is receivable, anything is receivable is our asset, anything is receivable is our asset. तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखा जाएगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट की असेट में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 8000। देखिए सारे डेबिट बैलेंसेस पोस्ट हो गए, सारे डेबिट बैलेंसेस पोस्ट हो गए। अब जो डेबिट बैलेंस था वो या तो एक्सपेंस या फिर असेट, मतलब डेबिट बैलेंसेस कहां कहां आने वाले थे, ट्रेडिंग के डेबिट में, P&L के डेबिट में और बैलेंस शीट के असेट साइड में। फिर से एक बार बोलता हूं, जो डेबिट बैलेंसेस है वो डेबिट बैलेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में या P&L के डेबिट में या फिर बैलेंस शीट के असेट में। तो बराबर सारे डेबिट बैलेंसेस पोस्ट हो गए हैं, और ट्रेडिंग के डेबिट में आया, कुछ P&L के डेबिट में आया और कुछ बैलेंस शीट के असेट साइड में गया। समझा है सबको? ये हमने डेबिट बैलेंसेस का पोस्टिंग किया। अब हम क्रेडिट बैलेंसेस पर जाएंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में गणेश और कार्तिक दोनों का दिया है। अब ये जो फाइनल अकाउंट्स हम कर रहे हैं, ये जो फाइनल अकाउंट्स हम कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट है। किसका है? पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट है। अब पार्टनरशिप है तो उसमें 2 या उससे ज्यादा लोग होंगे ना, बराबर। तो यहां कौन से 2 लोगों की पार्टनरशिप फर्म है? सर यहां गणेश और कार्तिक की पार्टनरशिप फर्म है। मतलब इस फर्म के 2 मालक है, इस फर्म के 2 मालक है। कौन? एक गणेश और एक कार्तिक, एक गणेश और एक कार्तिक, बराबर। तो जब बिजनेस किया जाएगा तो जो ओनर है उन्हें पैसा लगाना पड़ेगा। जो बिजनेस किया जाएगा उसमें ओनर को पैसा लगाना पड़ेगा, बराबर। तो यहां कैपिटल एक नहीं 2 लोग लगाएंगे, मतलब गणेश ने भी पैसा लगाया होगा और कार्तिक ने भी पैसा लगाया होगा, बराबर। तो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होने के बाद, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होने के बाद पार्टनरशिप फर्म अलग, पार्टनरशिप फर्म अलग और गणेश और कार्तिक अलग, है ना। हमने 11th में पढ़ा था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म अलग, पार्टनरशिप फर्म अलग और ओनर अलग। इसे कहेंगे हम सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, बराबर। तो आज ये ओनर ने, मतलब गणेश और कार्तिक ने बिजनेस में पैसा लगाया है, बिजनेस में पैसा लगाया है। अब जब ये बिजनेस बंद करने की बारी आएगी, जब ये बिजनेस बंद करने की बारी आएगी तो जिससे पैसा लिया है उसका पैसा उसको वापस करना पड़ेगा। जिससे पैसा लिया है उसका पैसा उसको क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। मतलब बिजनेस के लिए कैपिटल ये लायबिलिटी होता है, बराबर। तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे गणेश कैपिटल अकाउंट, गणेश कैपिटल कितना है? कैपिटल हमेशा इनर में लिखेंगे, उसके बाद 2-3 लाइन छोड़कर कार्तिक कैपिटल,
30,000, कार्तिक कैपिटल 30,000, ठीक। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब वो लोग, क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पर खरीदे हैं। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनसे हमने गुड्स क्या किए, क्रेडिट में परचेस किए। अब मतलब उधारी में खरीदे, अब उनसे उधारी पर परचेस किया है, क्रेडिट पर परचेस किया है, इसका मतलब उन्हें फ्यूचर में पैसा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पैसा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मतलब हम पैसा देने के लिए लाइबल है, हम पैसा देने के लिए क्या है, लाइबल है। मतलब हमारी वो लाइबिलिटी है, हमारी वो लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, 2-3 लाइन छोड़कर। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000। देन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, पेबल है मतलब फिर से लाइबिलिटी है, मतलब उस बिल का हमें पेमेंट करना है, उस बिल का हमें पेमेंट करना है, पेमेंट करना है तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी बनेगी, बराबर। इसीलिए लाइबिलिटी में लिखेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 7,800, 7,800। उसके बाद रेंट रिसिव्ड, रेंट रिसिव्ड, रिसिव्ड मतलब मिलना, बराबर। तो हमें रेंट मिला, अब रेंट मिला है इसका मतलब वो इनकम हुआ है, रेंट मिला है इसका मतलब वो इनकम है, बराबर। ये समझा। अब इनकम यदि है तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में या फिर P&L के क्रेडिट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ सेल नाम की इनकम जाएगी, ट्रेडिंग के क्रेडिट में सिर्फ सेल्स नाम की इनकम जाएगी। अदर देन सेल्स, अदर देन सेल्स जो भी इनकम होगी, अदर देन सेल्स जो भी इनकम होगी वो P&L के क्रेडिट में जाएगी, वो P&L के क्रेडिट में जाएगी। तो P&L के क्रेडिट में लिखो 2 लाइन छोड़कर, बाय रेंट रिसिव्ड, बाय रेंट रिसिव्ड 2,200, बाय रेंट रिसिव्ड 2,400 for 2,200। देन सेल्स 52,500, हमने गुड्स बेचे, गुड्स बेचे मतलब वो हमारा इनकम हुआ। सेल्स ये हमारे बिजनेस का डायरेक्ट इनकम होता है, सेल्स ये हमारे बिजनेस का डायरेक्ट इनकम होता है, इसीलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स। सेल्स रिटर्न यदि होता, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस रहेगा। तो डेबिट साइड का तो हमने पोस्टिंग कर लिया, वहां कहीं पर भी सेल्स रिटर्न नहीं था, वहां कहीं पर भी सेल्स रिटर्न नहीं था, तो इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में ले जाओ, बाय सेल्स 52,500, 52,500, 52,500, ठीक है। उसके बाद समझाए सबको? ये आपके ट्रायल बैलेंसेस का पोस्टिंग हो गया, ये आपके ट्रायल बैलेंसेस का पोस्टिंग हो गया। अब नीचे दी हुई एडजस्टमेंट, पहला ही क्वेश्चन है इसलिए हमने सिर्फ 2 बेसिक एडजस्टमेंट ली है। अब कंप्लीट फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना रहे हो, तो जो एडजस्टमेंट होगी, जो एडजस्टमेंट होगी उस एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आएंगे, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आएंगे। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2018, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2018 was valued at ₹20,000.
क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2018 was valued at 20,000। मतलब साल के आखिरी में हमारे पास 20,000 रुपए का स्टॉक बच गया। 20,000 रुपए का स्टॉक बच गया। अब ओपनिंग स्टॉक लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो लिखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अब एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट आएंगे, बराबर। अभी तक हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, इसीलिए सिर्फ ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख रहे थे, बराबर। एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट आएंगे। तो पहला इफेक्ट आया ट्रेडिंग के क्रेडिट में, पहला इफेक्ट आया ट्रेडिंग के क्रेडिट में। दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो पहला गया ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि वो साल के आखिरी के दिन की असेट है। साल के आखिरी के दिन का बचा हुआ स्टॉक है, मतलब साल के आखिरी के दिन की हमारी वो असेट बनेगी, इसीलिए असेट में लिखेंगे। तो लिखो असेट में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 20,000, 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। ठीक, पहले एडजस्टमेंट किया, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट बोलो। पहला इफेक्ट सर ट्रेडिंग के क्रेडिट में, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा सबको? ठीक है, आगे देखिए आप। आउटस्टैंडिंग वेजेस वॉज ₹1,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1,000। मतलब साल के आखिरी के दिन हमें यह पता चला कि हमने 1,000 रुपए के वेजेस पे करने चाहिए थे, लेकिन पे नहीं किए। साल के आखिरी के दिन हमें यह पता चला कि 1,000 रुपए का इस साल का एक्सपेंस है, इस साल का एक्सपेंस है। मेरी वर्डिंग पर ध्यान दो, इस साल का एक्सपेंस है, मैंने पे करना चाहिए था लेकिन मैंने पे नहीं किया। इस साल का एक्सपेंस है ना, इस साल का एक्सपेंस है, तो इस साल के एक्सपेंस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसे कहेंगे एक्सपेंस ड्यू, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। क्या कहेंगे? एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। तो एक्सपेंस ड्यू मतलब इस साल का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, तो टोटल 3,400, टोटल 3,400। अब ये 1,000 का वेजेस पे करना चाहिए था, पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया। पे करना चाहिए था मतलब एक्सपेंस ड्यू हो गया, पे नहीं किया मतलब नॉट पेड। मतलब ये क्या हुआ? वो एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। तो इस साल का एक्सपेंस है इसलिए इस साल के एक्सपेंस में ऐड किया। अब वो पे करना चाहिए था लेकिन हमने पे नहीं किया। अभी पे नहीं किया है तो फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा। अभी पे नहीं किया है तो फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, मतलब हमारे लिए वो लाइबिलिटी है, हमारे लिए वो लाइबिलिटी है। इसलिए दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000। समझा है सबको ये? ठीक है।
अब वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई है, बराबर। अब हम क्लोज करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। मैं रफ में टोटल ले रहा हूं, क्रेडिट की और डेबिट की। आप भी सब लोग टोटलिंग कीजिए। क्रेडिट की टोटल 52,500 और 20 मतलब 72,500, तो क्रेडिट की टोटल 72,500 आ गई। डेबिट की टोटल 400 प्लस 200 600, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16, कैरी 1 4, 46 600, 46 600। अब जिस साइड की टोटल ज्यादा होगी, जिस साइड की टोटल ज्यादा होगी वो दोनों जगह लिखेंगे। तो अब क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, वो दोनों जगह लिखना है। जो डिफरेंस है, डिफरेंस निकालिए। $25,900 डिफरेंस वहां लिखेंगे जहां की टोटल शॉर्ट है। 25,900 ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, मतलब इनकम की टोटल ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, इसका मतलब ये आपका प्रॉफिट है। ट्रेडिंग अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट को कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट को कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट 25,900। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है P&L अकाउंट में, ट्रांसफर किया जाएगा P&L अकाउंट में। अब ये यहां डेबिट में है, यहां डेबिट में है तो यहां क्रेडिट में आएगा, यहां डेबिट में है तो यहां क्रेडिट में आएगा। तो लिखो क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 25,900, 25,900 बराबर। ये समझा? अब P&L को क्लोज करें। क्रेडिट की टोटल और डेबिट की टोटल 25, 27 और ये आएगा शायद 28,100। 0 0 9 plus 2 11, carry 1, 5 plus 1 6, 6 plus 2 8 और 2 28,100। अब डेबिट की टोटल लेते हैं। 0 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 2 plus 7 9, 9 plus 3 12, 12 plus 9 12 plus 9 21, 21 3 4 5 6। अब यहां पर भी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो वो दोनों जगह लिखेंगे 28,100 और 28,100। अब जो डिफरेंस आएगा 0
0 0 22,000, डिफरेंस आएगा 22,000। तो अब यहां पर भी क्रेडिट साइड है इनकम साइड, डेबिट साइड है एक्सपेंडिचर साइड, बराबर। मतलब यहां पर भी हमारा इनकम हमारे एक्सपेंसेस से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 22,000 से ज्यादा है। तो ये 22,000 हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा नेट प्रॉफिट है, क्योंकि P&L से मिलने वाले प्रॉफिट को कहा जाता है नेट प्रॉफिट। तो यहां लिखता हूं टू नेट प्रॉफिट। ठीक, अब देखिए, अब ये जो प्रॉफिट है 22,000, क्या ये सोल ट्रेडिंग बिजनेस का प्रॉफिट है कि पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है? ये जो 22,000 का प्रॉफिट आया, क्या ये सोल ट्रेडिंग का प्रॉफिट है कि पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है? सर, ये पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है। ये पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है। अब पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है, मतलब ये प्रॉफिट किसी 2 या 3 लोगों का होगा, बराबर, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ये एक से तो नहीं बनेगी, बराबर। ये समझा? अब इस पार्टनरशिप फर्म के 2 मालक हैं, 2 पार्टनर हैं। कौन? गणेश और कार्तिक। गणेश और कार्तिक। तो क्या ये प्रॉफिट, सब लोग ध्यान से सुनिए, क्या ये प्रॉफिट सिर्फ गणेश को जाएगा क्या? नहीं। क्या ये प्रॉफिट सिर्फ कार्तिक को जाएगा क्या? नहीं। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट सर दोनों में भी बांटना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के ओनर यहां 2 लोग हैं, बराबर। तो ये प्रॉफिट जो है ये कितने लोगों में जाएगा? 2 लोगों में जाएगा। किसमें किसमें? गणेश को जाएगा कुछ हिस्सा और कार्तिक को जाएगा कुछ हिस्सा, बराबर। अब उनका प्रॉफिट शेयर करने का कोई रेशो है क्या? देखो, प्रॉफिट शेयर करने का कोई रेशो दिया है क्या? देखो, पढ़ो ऊपर की 2 लाइनें। Ganesh and Karthik are partners. Ganesh and Karthik are partners. Sharing profit and losses equally. Sharing profit and losses equally. Profit और लॉस दोनों भी इक्वली शेयर करेंगे। मतलब जो 22,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से आधा प्रॉफिट गणेश ले जाएगा और आधा प्रॉफिट कार्तिक को जाएगा। तो ये प्रॉफिट के 2 हिस्से होंगे, हाफ ये जाएगा गणेश को और ये जाएगा कार्तिक को। आधा हिस्सा मतलब 11,000 और 11,000, समझा ये? तो यहां लिखता हूं नेट प्रॉफिट, गणेश को 11,000, ऐसा लिखना है आपको, और कार्तिक को यहां लिख के रखो हाफ, यहां लिख के रखो हाफ 11,000। तो ऐसा 22,000 22,000 समझे सबको? ये प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट बिजनेस क्या करेगा? पार्टनर्स को देगा। प्रॉफिट बिजनेस पार्टनर्स को क्या करेगा? देगा। मतलब प्रॉफिट हमें पार्टनर्स को देना है। देना है मतलब हमारी लायबिलिटी है। तो ये जो प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट उसके कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करेंगे। गणेश का प्रॉफिट का हिस्सा गणेश में, कार्तिक का प्रॉफिट का हिस्सा कार्तिक में। 50,000 प्लस 11 61,000, यहां पर 41,000। अब बैलेंस शीट की टोटल लीजिए।
0 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 8 1 1 2 2 plus 1 3 3 plus 7 10 carry 1 11 12 1,20,800 800 4 16 16 plus 4 20 carry 2 8 9 10 11 12 1,20,800 1,20,800 ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। 12 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में इस पर पूछा जाएगा। 12 मार्क्स का वेटेज है, कंपलसरी क्वेश्चन आएगा इस पर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछिए। देखिए प्रॉब्लम नंबर 10। सोनल एंड मीनल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब फिर से प्रॉफिट और लॉस इक्वली है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो ट्रायल बैलेंस दिया है, सबसे पहले रोलिंग कर लेते हैं। लिखो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म in the books of partnership firm, trading account, trading account, trading account for the year ended 31st March 2019 then profit and loss account, सब लोग रोलिंग करो जल्दी जल्दी।
कर लीजिए सब लोग रोलिंग। करो रोलिंग। नीचे जो एडजस्टमेंट्स दी है उस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं पहले। क्लोजिंग स्टॉक का मार्किंग नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का मार्किंग नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर वेजेस 2500 और सैलरी 5000, तो वेजेस और सैलरी को मार्क लगाओ। ऊपर देखो 4th नंबर पर सैलरी है, उसके बाद एक पॉइंट छोड़कर वेजेस है, शायद मार्क लगाइए उसको, उस पर एडजस्टमेंट है। उसके बाद डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी को मार्क लगा दीजिए, 3rd नंबर पर है देखो। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस वेजेस के बाद एक पॉइंट छोड़कर है, इंश्योरेंस, उसको मार्क लगा दीजिए। ठीक है, देखो हो गया होगा सबका रोलिंग। देखिए ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग पहले करते हैं। सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, तो लिखिए ट्रेडिंग के डेबिट में। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 32,000। उसके बाद परचेसेस एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। अब यदि परचेस रिटर्न होगा तो क्रेडिट साइड में दिया जाएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया, परचेसेस डेबिट में तो परचेस रिटर्न क्रेडिट में, बराबर। तो क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न है क्या? देख लो सर, दिया हुआ है, तो इनर में लिखो फिर परचेसेस, तो 2 परचेसेस इनर में लिखो 64,000। देन प्लांट एंड मशीनरी ये असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट में लिखिए प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को मार्क लगाया है क्या? हाँ, उस पर एडजस्टमेंट है, तो इनर में लिखिए उसको 30,000। प्लांट एंड मशीनरी ये हमारे बिजनेस की असेट है, इसीलिए असेट में लिखा, और उस पर एडजस्टमेंट है, इसीलिए उसको इनर में लिखा। उसके बाद सैलरी ये एक्सपेंस है। ऑफिस में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको सैलरी दी जाती है, तो ये ऑफिस का खर्चा हो गया, ऑफिस का खर्चा है, इसीलिए P&L के डेबिट में लिखेंगे। तो P&L के डेबिट में एक लाइन छोड़कर 2 सैलरीज इनर में लिखो 35,000, उस पर एडजस्टमेंट है क्योंकि। उसके बाद कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इनवर्ड मतलब परचेस करते समय पे किया हुआ कैरेज। तो कैरेज इनवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस।
तो परचेस करते समय का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो ये आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना दिया 1500, 1500, 1500। उसके बाद वेजेस, फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको वेजेस दिए जाते हैं, फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको वेजेस दिए जाते हैं, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है, इसीलिए ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू वेजेस, मार्क लगाया है उसको, इनर में लिखो वेजेस 7500, 7500। उसके बाद कैश इन हैंड, मतलब हमारे पास बचा हुआ पैसा, कैश इन हैंड हम मतलब हमारे पास जो कैश बची है, मतलब वो हमारी असेट है, मतलब वो हमारी असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी के बाद 2 लाइन छोड़कर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 14,750, 14,750। देन इंश्योरेंस, हम हमारे बिजनेस के गुड्स का या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकालेंगे तो उसका प्रीमियम भरना पड़ेगा, वो प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, क्या है एक्सपेंस है। लेकिन इंश्योरेंस निकालने से या ना निकालने से प्रोडक्शन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए वो जाएगा पी एंड एल के डेबिट में, तो पी एंड एल के डेबिट में सैलरी के बाद 2 लाइन छोड़कर इंश्योरेंस, उस पर भी एडजस्टमेंट है, इसीलिए इनर में लिखो 4000। देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मतलब हमने कुछ लेटर पोस्ट किया उसके लिए खर्चा लगा, कुछ टेलीग्राम किया उसके लिए खर्चा लगा, एक्सपेंस है, लेकिन ये एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए वो पी एंड एल के डेबिट में आएगा। तो टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है 2000। सेंड्री डेटर्स, सेंड्री डेटर्स, तो डेटर्स मतलब ऐसे लोग, डेटर्स मतलब ऐसे लोग जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचे हैं, जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचे हैं, तो हमें उनसे पैसा लेना है, पैसा लेना है मतलब रिसीवेबल है, पैसा लेना है मतलब रिसीवेबल है, तो एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे सेंड्री डेटर्स। सैलरी डेटर्स 24,500, 24,500। देन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारे लिए असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग ये बिजनेस की क्या हो गई, संपत्ति हो गई, बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई, बिजनेस की असेट हो गई, तो असेट साइड में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में जाने दीजिए 83,500, 83,500। देन फर्नीचर, फर्नीचर ये भी बिजनेस की असेट है, फर्नीचर ये भी बिजनेस की असेट है, तो वो भी बैलेंस शीट के असेट में जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर 43,500, 43,500। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है, लेकिन ये एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं आएगा, वो कहां जाएगा पी एंड एल के डेबिट में, तो लिखो पी एंड एल के डेबिट में टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 900, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 900। ठीक, उसके बाद
डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने डिस्काउंट दिया। मतलब वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। हमने डिस्काउंट दिया मतलब वो हमारे बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस है इसीलिए P&L के डेबिट में। अब डिस्काउंट देने से और ना देने से प्रोडक्शन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए P&L के डेबिट में वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड 2000, डिस्काउंट अलाउड 2000। देन बैड डेट्स मतलब जो पैसा आपका डूब गया। हमने जिन कस्टमर को गुड्स उधारी पर बेचे थे उन्होंने हमें पैसा ही नहीं दिया, तो वो हमारा पैसा डूब गया। पैसा डूब गया मतलब मुझे उतने का नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो P&L के डेबिट साइड में टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स 1750, ठीक है। सेल्स रिटर्न, सॉरी बिल्स रिसीवेबल, एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखता हूं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल 2100। देन सेल्स रिटर्न मतलब जो गुड्स हमने बेचे थे उसमें से कुछ गुड्स वापस आ गए, तो सेल्स रिटर्न की वजह से हमारा सेल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेल्स रिटर्न की वजह से हमारा सेल्स कम हो जाएगा, तो सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं बाय सेल्स, उसके नीचे लिखो लेस सेल्स रिटर्न। कितना है सेल्स रिटर्न? 3500, ठीक है। ये डेबिट बैलेंसेस हो गए। अब क्रेडिट बैलेंसेस देखो। कैपिटल, अब यहां दो पार्टनर है सोनल और मीनल, तो दोनों का कैपिटल होगा। कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। जब ये बिजनेस बंद करने की बारी आएगी तो बिजनेस का पैसा, अब बिजनेस ओनर का पैसा ओनर को देना पड़ेगा। बिजनेस ने ओनर का पैसा ओनर को बिजनेस को देना पड़ेगा, मतलब बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में जाएगा सोनल कैपिटल 90,000, दो लाइन छोड़कर मीनल कैपिटल 50,000, 50 ही है ना। कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। जब ये बिजनेस बंद हो जाएगा तो ओनर का पैसा ओनर को वापस करना पड़ेगा, मतलब बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर, मतलब ऐसे लोग जिनसे हम गुड्स क्रेडिट पर परचेस करते हैं, तो हमें उनका पैसा उनको वापस देना पड़ेगा, मतलब बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 15,000, 15,000। उसके बाद बिल्स पेबल, अब जैसे बिल्स रिसीवेबल यदि असेट है तो बिल्स पेबल ये लाइबिलिटी रहेगी, तो लाइबिलिटी में लिखेंगे बिल्स पेबल 2,500, 2,500। परचेस रिटर्न परचेसेस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब ये जो हमने 64,000 के गुड्स परचेस किए उसमें से हमने 1,500 के गुड्स वापस कर दिए,
तो इसकी वजह से हमारा परचेसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए परचेस में से माइनस करना पड़ेगा। तो लेस परचेस रिटर्न कितना है, परचेस रिटर्न 1500, तो 62,500, देन सेल्स 193,500। सेल्स ये हमारा इनकम है और सेल्स से बिजनेस का डायरेक्ट इनकम होता है, इसीलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स 1,93,500, उसमें से सेल्स रिटर्न 3,500, तो आउटर में आएगा 1,90,000। ठीक है, ये आपके ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया। ठीक, एक बार चेक करो पोस्टिंग, फिर एडजस्टमेंट बताता हूं। देखिए नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2019 was valued closing stock on 31st March 2019 was valued at ₹25,000। मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब साल के आखिरी का स्टॉक है, बराबर। अब ओपनिंग स्टॉक लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 25,000। ठीक है, ये पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में गया। दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखो क्लोजिंग स्टॉक 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 25,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर वेजेस 2,500 और सैलरी 5,000। वेजेस मतलब वेजेस आउटस्टैंडिंग और सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब वो इस साल का एक्सपेंस है, इस साल का एक्सपेंस है, हमने पे करना चाहिए था लेकिन हमने पे नहीं किया। इस साल का एक्सपेंस है, हमने पे करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। इस साल का एक्सपेंस है, इस वजह से एक्सपेंसेस में ऐड करो, वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड करो। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 2,500, तो आउटर में आ जाएगा वेजेस 10,000, वेजेस 10,000। ठीक है, उसके बाद अब ये सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड कर देते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड करो। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 5,000, आउटर में आ जाएगा 40,000। ठीक, अब ये वेजेस और ये सैलरी इस साल का एक्सपेंस है, इसलिए इस साल के एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया। अब ये हमने पे करना चाहिए था, हमने पे करना चाहिए था लेकिन हमने पे नहीं किया। अभी पे नहीं किया तो फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, अभी पे नहीं किया तो फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, मतलब हमारे लिए लायबिलिटी है। तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,500, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। उसके बाद डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% पर annum।
डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% पर annum। मतलब प्लांट एंड मशीनरी पर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि आप वो प्रॉपर्टी को, मतलब वो फिक्स्ड असेट को बिजनेस में क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो, मतलब यूज करते हो। तो यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में रिडक्शन आता है। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी को यूज किया, तो यूज करने की वजह से वो डिप्रिसिएट हो गई। कितने परसेंट से? 10% से। तो डिप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लिखो लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 30,000 का 10% आएगा 3,000। 10% कहा तो एक जीरो हटा देने, तो 27,000। अब ये डिप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू कम हो गई, मतलब हमारा उतने का नुकसान हुआ। तो दूसरा इफेक्ट आएगा पी एंड एल के डेबिट साइड में, पी एंड एल के डेबिट में। टू डिप्रिसिएशन on depreciation on plant and machinery। depreciation on plant and machinery 3,000, 3,000। उसके बाद तो ये दो इफेक्ट हो गए। तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट कहां कहां जाएंगे? पहला असेट में से माइनस करेंगे, पहला असेट में से माइनस करेंगे, और दूसरा पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे। पहला असेट में से माइनस करेंगे और दूसरा पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 500। प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। मतलब ये जो हमने इंश्योरेंस 4,000 का पे किया है, ये जो हमने इंश्योरेंस 4,000 का पे किया, इसमें से 500 रुपीज का इंश्योरेंस ये अगले साल का है। 500 रुपीज का इंश्योरेंस अगले साल का है। अब अगले साल का एक्सपेंस है, अगले साल का एक्सपेंस है, तो अगले साल के पी एंड एल में जाना चाहिए, बराबर। लेकिन वो यहां इंक्लूडेड है, वो यहां इंक्लूडेड है, तो यहां से उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यहां से उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसे हम कहेंगे एक्सपेंस पेड बट नॉट ड्यू। पे कर दिया लेकिन ड्यू ही नहीं हुआ, बराबर। तो यहां से उसको पहले क्या करो? माइनस करो। क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि सर ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस 500। अब अगले साल का एक्सपेंस है, अगले साल का एक्सपेंस है, हमने इस साल ही पे करके रखा, तो अगले साल हमें क्या करना पड़ेगा? सर्विसेज लेना पड़ेगा, सर्विसेज लेना पड़ेगा। मतलब सर्विसेज रिसीवेबल है, सर्विसेज रिसीवेबल है। एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 500, प्रीपेड इंश्योरेंस 500। ठीक, तो प्रीपेड इंश्योरेंस के दो इफेक्ट कहां कहां दिए? सबसे पहले इंश्योरेंस में से माइनस, सबसे पहले इंश्योरेंस में से माइनस। माइनस क्यों किया? क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए माइनस किया, बराबर। असेट में क्यों लिखा? क्योंकि इस साल का एक्सपेंस नहीं था, लेकिन अगले साल का था, मैंने आज ही पे करके रखा। मैंने आज इंश्योरेंस कंपनी को एडवांस में पैसे देके रखे, तो अगले साल में इंश्योरेंस कंपनी से क्या करूंगा? सर्विसेज लूंगा। मतलब मुझे इंश्योरेंस कंपनी से सर्विसेज लेना है, लेना है मतलब रिसीवेबल है, रिसीवेबल है इसीलिए असेट में लिखा। ठीक है, समझा है सबको? ठीक। अब आपका काम यह है
मैंने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे पिछला क्वेश्चन क्लोज किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके वहां से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा। प्रॉफिट आएगा तो उसको क्रेडिट में लिखिएगा, लॉस यदि आता है तो डेबिट में लिखिएगा। प्रॉफिट ही आने वाला है, उसको यहां क्रेडिट में लिखेंगे। फिर इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करके यहां नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, इसके पहले के क्वेश्चन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, सोनल और मीनल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो इक्वली उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इक्वली उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बराबर। और वो उनके कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सोनल का हिस्सा सोनल में ऐड करेंगे, मीनल का हिस्सा मीनल में ऐड करेंगे और फिर बैलेंस शीट की टोटल लेंगे। कर पाएंगे इतना? ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अब जो बोर्ड के बुक के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड की बुक तो आपको हमने पीडीएफ फॉर्म में भेजी दी है, उसके क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब एक बात मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट लिखा, वहां लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट में लिखा है लेकिन एज ऑन। तो ट्रेडिंग और P&L जो है वो पूरे साल भर का बना। ट्रेडिंग और P&L जो बना वो पूरे साल भर का, मतलब यहां साल भर के एक्सपेंसेस लिखे गए, साल भर की इनकम लिखी गई, साल भर के एक्सपेंसेस लिखे गए, साल भर की इनकम लिखी गई, भले वो पे की हो या ना पे की हो, वो हमने लिख दी। और बैलेंस शीट जो है वो सिर्फ एक दिन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सिर्फ एक दिन की बैलेंस शीट है, मतलब साल के आखिरी के दिन की। इसीलिए यहां लिखा है एज ऑन 31 मार्च, मतलब इस साल के आखिरी के दिन हमारे पास कितने की असेट है और कितनी हमारे पास लायबिलिटी है, वो ये है। तो ट्रेडिंग P&L पूरे साल भर का, ट्रेडिंग P&L पूरे साल भर का और बैलेंस शीट साल के आखिरी के दिन की। समझा है? अब आपका होमवर्क ये है, आप ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का क्लोजिंग करेंगे और ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, वैसे ही होमवर्क वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।